अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? होपफुली यू आर फाइन। तो चैप्टर 3 हमने स्टार्ट किया था, 3.1 को फॉलो कर रहे थे। तो 3.1 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 अब हम सॉल्व करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ए आयोटा 0 1 माइनस आयोटा है। शो आपको क्या करना है, A4 इज इक्वल टू I2। A4 तो चलो ए की पावर है, ए मैट्रिक्स दिया होगा उसकी तो समझ आ रही है। I2 I बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स को शो करता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास ऑर्डर के हिसाब से हमने उन्हें डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन दी हुई है। नॉर्मली जो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे आम जहन में है वो 1 0 0 1 है, लेकिन आपके सामने ये 2 रोज और 2 कॉलम वाला है, 2 बाय 2 का है। तो जनरली हम इसे I2 का नाम दे देते हैं, हमारी परसेप्शंस प्रॉपर रखने के लिए कि हम कौन से आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, 2 बाय 2 वाले की, 3 बाय 3 वाले की, 4 बाय 4 वाले की या 1 बाय 1 वाले की। 2 बाय 2 का होगा तो I2, अगर 1 बाय 1 का है तो I1 कंसीडर होता है, ये जस्ट I लिख देते हैं हम, ये आपका 1 बाय 1 का है। अगर 3 बाय 3 का होगा तो हम उसे I3 लिखेंगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सिमिलरली एंड सो ऑन, आप इस तरह की बहुत सारे और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मेंशन कर सकते हैं। 4 बाय 4 हो I4, 5 बाय 5 हो I5, ये जस्ट मेंशन करने के लिए, वरना हैं सीधे लफ्ज़ों में ये सारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही, ये तीनों भी अकेले I से डिनोट हो सकते हैं। 1 2 या 3 नीचे सबस्क्रिप्ट में मेंशन करने का मकसद सिर्फ इतना हो जाता है कि आइडिया क्लियर हो जाए कि हम कौन से ऑर्डर की बात कर रहे हैं, जस्ट इसे एक्सप्लेन करने का मकसद ये था। तो यहाँ A4 इज इक्वल टू I2 मीन्स आपने A4 का आंसर आइडेंटिटी के बराबर प्रूफ करना है। अब A आपके सामने 2 बाय 2 का दिया हुआ है, और आप जब किसी मैट्रिक्स को उससे दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो, अगर उन दोनों का ऑर्डर हो तो वो m बाय n या n बाय p हो तो वो m बाय p बनता है। अब अगर आप 2 बाय 2 के मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो तो 2 बाय 2 ही जवाब में आना है। 3 बाय 3 वालों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बाय 3 वाला ही आएगा। तो यहाँ भी अब आपके पास 2 बाय 2 वाला मैट्रिक्स है A, आयोटा 0 1 माइनस आयोटा, तो इन्हें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा 2 बाय 2 वाले मैट्रिक्स ही मिलने हैं। तो इट मीन्स जो आइडेंटिटी बचेगा आपके पास वो 2 बाय 2 वाला ही होगा। तो सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट A4 बनाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। आपको पता है A4 व्हाट डज इट मीन्स, कि अगर A4 है तो A को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अब 4 इकट्ठी मल्टीप्लिकेशन तो हमारे लिए मुमकिन नहीं होती। हम जनरली जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं एक टाइम में वो 2 नंबर्स की करते हैं या 2 मैट्रिसेस की करते हैं। तो यहाँ अगर मुझे A4 तक जाना है तो मैं डायरेक्ट नहीं जाऊँगा, मैं स्टेप बाय स्टेप जाऊँगा। पहले मैं A स्क्वायर बनाऊँगा, पहले मैं 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करूँगा। A और A को मल्टीप्लाई करें वो A स्क्वायर बनेगा, फिर हम A स्क्वायर से A3 या A4 पे जाएंगे। तो मैं सबसे पहले 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, A और A को, वो A स्क्वायर बनेगा। ये A का आयोटा 0 1 माइनस आयोटा, और ये दोबारा A की ही वैल्यू आयोटा 0 और 1 माइनस आयोटा। A की अरेंजमेंट्स हमने लिख दी। अब हमारा काम क्या है, इन्हें मल्टीप्लाई करना। अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमने मैट्रिक्स की जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की थी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन मेंशन भी किया था हमने पहले उसे पिछले अपने लेक्चर में, कि वो किसी स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने वाला काम था। अब आपके पास मैट्रिक्स ही मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। जब स्केलर मल्टीप्लाई होता है तो वो सारे नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन जब मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो वहाँ रोज का और कॉलम्स का अमल दखल आता है। तो इससे थोड़ा केयरफुली आपने सॉल्व करना है। अब A स्क्वायर जैसे आपके सामने है, मेरे पास इसमें 2 रोज हैं, दूसरे वाला जो A है उसमें भी मेरे पास 2 कॉलम्स हैं। तो जब आप 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो ज़ाहिर अरेंजमेंट में एक को पहले और एक को बाद में तो लिखा ही जाता है। तो यहाँ मेरे पास जो पहला मैट्रिक्स है उसकी मैंने रोज हाईलाइट की हैं, दूसरा मैट्रिक्स है उसकी कॉलम हाईलाइट की है। तो आपके सामने इसमें आपके पास 2 रोज है, रो 1 और रो 2, इसमें आपके पास 2 कॉलम्स है, C1 एंड C2। हालांकि रोज वहाँ 2 है तो रोज यहाँ भी 2 ही हैं, अगर कॉलम्स यहाँ 2 हैं तो वहाँ भी 2 ही हैं, एक जैसे हैं। लेकिन मैंने जिनको हाईलाइट किया है उसकी वजह है कि जब आप मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो
तो बेसिकली आप रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हो। फर्स्ट मैट्रिक्स का रो होना चाहिए और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम होना चाहिए, इसलिए मैंने हाईलाइट रो इसकी की है और कॉलम सेकंड वाले की है। तो जब आप मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो सबसे पहले फर्स्ट के रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना, पहले मैट्रिक्स की रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम। तो पहले R1 की और C1 की बारी आई। R1 में आपके पास कितने नंबर हैं? 2 हैं। उधर से C1 में भी आपके पास कितने नंबर हैं? 2 ही हैं, और ये इतने ही होने चाहिए। अगर आपके पास एक रो में इधर 3 नंबर है तो उधर कॉलम में भी 3 होने चाहिए। ये तभी बैलेंस होगा, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ये याद रखिएगा। नॉर्मली हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन के लिए कंडीशन लगाते हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रोज की तादाद बराबर होनी चाहिए। उसकी मेन जो रीज़न है वो यही है कि जब आप मल्टीप्लाई करने जाओ तो आपके पास एक रो में जितने एलिमेंट हो दूसरे के कॉलम में भी उतने ही एलिमेंट होने चाहिए। तो अगर ये एलिमेंट्स की तादाद बराबर होगी तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर यहाँ 1 नंबर है फर्स्ट रो में और वहाँ 3 है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। अगर यहाँ 3 है और वहाँ 2 या 1 है, बैलेंस नहीं है, तब भी ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन लिखते ही आपको समझ आएगी कि हाँ जी ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। तो हम चलते हैं प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन के प्रोसीजर की तरफ वापस, कि रो 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है? C1 से। रो 1 में आपके पास 2 नंबर हैं, अयोटा एंड 0। पहला नंबर उठाएंगे अयोटा, उसको कॉलम 1 के पहले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये फर्स्ट एलिमेंट है, इधर से ये फर्स्ट एलिमेंट, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। अयोटा को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अयोटा से। तो अयोटा इंटू अयोटा, ये मैंने यहां लिखा हुआ है, क्लियर हो गया। उसके बाद 0 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। क्यों? क्योंकि ये आपकी फर्स्ट रो में सेकंड नंबर है और ये इसी तरह से फर्स्ट कॉलम का ये सेकंड नंबर है। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई हो गया, सेकंड एलिमेंट सेकंड से मल्टीप्लाई हो गया, और इन दोनों के दरमियान सिंबल हमेशा प्लस का आएगा, ऐड करना है आपने। तो रक में जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं, दोबारा करस्पॉन्डिंग एंट्रीज का वर्ड फिलहाल यहाँ इसलिए कह रहा हूँ कि पहली एंट्री पहली से, दूसरी एंट्री दूसरी से। अब वो एंट्री रो और कॉलम की होगी। तो पहली रो की ये पहली एंट्री है 1 और उधर से कॉलम की पहली एंट्री अयोटा। तो ये अयोटा, वो अयोटा, अयोटा इंटू अयोटा, और ये 0 इंटू 1, क्लियर हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट चलेंगे, रो 1 दोबारा से मल्टीप्लाई होगी, लेकिन अब सेकंड कॉलम से। पहले जिस रो को उठाया फर्स्ट रो को, उसको उधर वाले सारे कॉलम से आपने मल्टीप्लाई करना है, पहले से, दूसरे से, तीसरे से। फिर इसी तरह से जब रो 1 सबसे कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो फिर निचली रो 2 की, फिर उससे नीचे रो 3 की। ये है आपका प्रॉपर प्रोसीजर। तो जैसे हमने पहले रो 1 को C1 से मल्टीप्लाई किया है, ऐसा ही प्रोसीजर अब आपने रो 1 को C2 से मल्टीप्लाई करके करना है। रो 1 में आपके पास वही 2 नंबर है जो भी मल्टीप्लाई किए हैं, लेकिन कॉलम 2 में अब आपके पास नए नंबर आ गए। पहले अब 0 आ रहा है और बाद में माइनस अयोटा आ रहा है। तो ये जो अयोटा है ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, जो उसकी पोजीशन पर है, ये इससे ज़रब नहीं होगा, क्लियर हो गया। तो अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, ये मेंशन लिखा हुआ है मैंने। नेक्स्ट नंबर था 0 और कॉलम में सेकंड नंबर पर 0 नंबर आ रहा है माइनस अयोटा, ये हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई होंगी। सेम इसी तरह से रो 2 में आए, रो 2 में आपके पास 1 और माइनस अयोटा दो नए नंबर है। अब जैसे रो 1 को C1 से फिर रो 1 को C2 से मल्टीप्लाई किया था, यही प्रोसीजर आपका रो 2 के साथ होगा। पहले रो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे C1 से, फिर रो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे C2 से, ये जैसे यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है। पहले रो 2 में 1 है, इधर कॉलम 1 में पहले क्या है? अयोटा। तो 1 ने अयोटा से मल्टीप्लाई होना है, ये 1 इंटू अयोटा लिखा हुआ है। नेक्स्ट नंबर पर यहाँ क्या है? माइनस अयोटा। इसको किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए? उसी जैसे उसी जगह पर मौजूद नंबर से। तो यहाँ मौजूद है 1, माइनस अयोटा किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 से। तो ये अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा स्क्वायर, ये आपके पास प्लस का 0 आ गया। ओके, देन अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा, और ये माइनस अयोटा। इसी तरह से रो 1 को C2 से मल्टीप्लाई किया था तो 0 इंटू अयोटा, 0 इंटू माइनस अयोटा, ये आपके पास 0 प्लस 0। और जब आपने रो 2 को C2 से मल्टीप्लाई किया था तो 1 इंटू 0, क्योंकि ये 1 था ये 0 था, ये 1 इंटू 0 वो 0 आ गया। और माइनस अयोटा को जब माइनस अयोटा उसकी पोजीशन से मल्टीप्लाई किया, अब ये क्योंकि माइनस माइनस है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस।
और क्योंकि सिमिलर है तो स्केयर भी आएगा, तो ये आयोटा स्केयर आ गया। अब रिकॉल करें वापस, आयोटा स्केयर भला किसके बराबर था? कॉम्प्लेक्स नंबर है ना आयोटा। आयोटा इटसेल्फ किसके बराबर है? -1 स्केयर रूट के। तो इट मींस आयोटा स्केयर किसके बराबर है? -1 के। याद आ गया? तो यहां जहां आयोटा स्केयर है उस आयोटा स्केयर की मैंने वैल्यू लिख दी। क्या वैल्यू है? -1। 0 + 0 डेफिनेटली 0। आयोटा माइनस आयोटा सिमिलर हैं लेकिन साइन चेंज है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। कट गए तो उसका जवाब भी क्या आएगा? 0। ये 0 एज इट इज खत्म हो गया आपके पास। और आयोटा स्केयर, जैसे ये आयोटा स्केयर -1 तो ये आयोटा स्केयर भी -1। पहला स्टेप आपका कंप्लीट हुआ। आपने क्योंकि A4 बनाना था, पहले बताया 4 बार A को मल्टीप्लाई करना है, चारों टाइम इकट्ठा पॉसिबल नहीं है। पहले मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया, A स्केयर A इंटू A, ये मेरे पास A स्केयर आ गया। अब इसके बाद मेरा अगला स्टेप था, मैं चाहूँ तो A क्यूब बनाऊँ, A स्केयर को A से मल्टीप्लाई करके, फिर वो मल्टीप्लिकेशन होगी, फिर वो A क्यूब आएगा, फिर उसे A से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके A4 आना। स्मार्ट वे आए, आपने A स्केयर बना ही लिया है तो इसी A स्केयर को A स्केयर से ही मल्टीप्लाई कर दें, मतलब इसी से मल्टीप्लाई कर दें। आपको फ़ायदा होगा कि ये डायरेक्ट A4 बनेगा। हमारा मकसद A4 बनाना, प्रोसीजर हम पे डिपेंड करता है, हम जो फॉलो करें। मेरी मर्जी, अब A स्केयर के बाद मैं A से मल्टीप्लाई करूँ, मैं A क्यूब बनाऊँ, फिर उसे A4 पे लेके जाऊँ, या मैं स्मार्ट वे से आऊँगा, A स्केयर को A स्केयर से ही मल्टीप्लाई करूँगा। एक मैं काम कर चुका हूँ, उसी को आगे चलाऊँगा। A स्केयर -1 0 0 -1, ये A स्केयर दोबारा लिखा -1 0 0 -1, फिर से वही मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाएगी। रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये फर्स्ट रो, ये फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो, वो सेकंड कॉलम। तो -1 पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा और 0 0 से मल्टीप्लाई होगा। ये वो मल्टीप्लिकेशन लिखी हुई है उसी तरह से जैसे हमने पहले की। रो 1 मल्टीप्लाई बाय C1, रो 1 मल्टीप्लाई बाय C2, देन रो 2 मल्टीप्लाई बाय C1 और रो 2 मल्टीप्लाई बाय C2। मतलब पहले पहली रो को कॉलम 1 से, फिर कॉलम 2 से, फिर रो 2 को पहले कॉलम 1 से, फिर कॉलम 2 से। तो वो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन थी, -1 × -1 0 × 0, देन रो 1 -1 × 0 और C2 में 0 × -1। तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज पोजीशन वाइज हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हमने पहले एक्सप्लेन किया। तो 0 × -1 -1 × 0 और ये 0 × 0 और -1 × -1, वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे मल्टीप्लिकेशन का। तो ये इन द एंड -1 × -1 +1, 0 × 0 क्या होना था? 0, ख़त्म हो गया, नहीं लिखा मैंने। नेक्स्ट चले, -1 × 0 + 0 × -1, ये भी 0 है, वो भी 0 है, ख़त्म हो गया। 0 × -1, वो भी 0, वो भी 0, 0 किसी मल्टीप्लाई होगा वो 0 करेगा। तो लास्ट में अगेन -1 -1 क्या आ गया? +1। तो ये क्या बन गया? 1 0 0 1, 1 0 0 1। याद करें वापस, ये अभी भी मेंशन करके आए हैं। 1 0 0 1 क्या हमारा? आइडेंटिटी है। तो A4 किसके बराबर आ गया? I के बराबर। लेकिन जैसे बुक में मेंशन किया हुआ है, प्रॉपर उसे शो करा दें, रिप्रेजेंट करा दें कि जी ये 2/2 का है, 2/2 का है, तो इसे I2 लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया I2। तो इट मीन्स हमने A को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया इटसेल्फ और हमारे पास क्या आया? I2। हमने उसे बेहतर किस तरीके से किया कि हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं किया, हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। पहले A को A से A स्केयर बना, फिर उसी A स्केयर को दोबारा A स्केयर से मल्टीप्लाई करके अपना टाइम सेव कर लिया। आप भी ऐसा करना चाहते हैं, आप कर लें, आपके लिए फ़ायदा है। और इसके साथ साथ ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है, क्योंकि टेक्निकल है। आयोटा आ गया है, नंबर्स में 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 7 से मल्टीप्लाई होगा। ये तो मल्टीप्लिकेशन हमारे लिए सबके लिए बड़ी आसान है। लेकिन आयोटा आ जाता है तो वो यकीनन हम जैसे थोड़े से लोग पजल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, पता नहीं क्या आएगा। तो इसलिए इन क्वेश्चंस की अहमियत ज़्यादा हो जाती है कि टेक्निकल हैं। आयोटा आ गया, कम्प्लेक्स नंबर आ गया। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। तो इससे नेक्स्ट फिर हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन थी। क्वेश्चन नंबर 3 में इक्वल मैट्रिक्स की कंडीशन आ रही है। इक्वल मैट्रिक्स कौन से होते हैं, पहले इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लें, फिर क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इक्वल मैट्रिसेस आर मैट्रिसेस विच आर इक्वल। इक्वल मीन्स अगर आपके पास
2 3 5 7 है, तो ये इक्वल होगा अपने जैसे ही किसी नंबर से। इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। अगर ये यहाँ A11 पर 2 है तो वहाँ भी A11 पर 2 आएगा। ये दरम्यान में इक्वल का साइन नज़र आ रहा है, ये बैलेंस है। ये तभी बैलेंस होंगे जब ये सेम एंट्रीज होंगी, याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि यही 4 नंबर हो लेकिन अरेंजमेंट वहाँ चेंज हो तो हम कहते हैं नहीं कि इक्वल मैट्रिक्स, ये इक्वल मैट्रिक्स हो सकता है सिर्फ इसलिए कि वैल्यू सेम है। नहीं, मैंने लफ्ज़ बोला करस्पॉन्डिंग एंट्रीज मस्ट बी सेम। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑर्डर के हिसाब से चलते हैं। तो यहाँ हमारे पास 2 2 के इक्वल है, 3 3 के इक्वल है, 5 5 के इक्वल है, 7 7 के इक्वल है। लेट्स से अगर मेरे पास यहाँ A होता और मैं आपसे पूछूं जनरली व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ A, तो जब आप देखते हैं कि इक्वल का निशान अगर लगाया हुआ है तो इट मीन्स करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होंगे, A मस्ट बी इक्वल टू 2। क्लियर? ये है इक्वल मैट्रिक्स का फायदा, ये आपका एज। तो जब आपको दो मैट्रिक्स वैसे दरमियान में इक्वल का निशान लगा के दिए हो, यहाँ से कोई मिसिंग एलिमेंट हो या बॉक्स बना हुआ हो, आपके उसकी एंट्री पूछे तो उसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री जो वहाँ मौजूद है उसको मेंशन कर दें, आपके पास वो करस्पॉन्डिंग एंट्री हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो वापस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो कि इन्हीं इक्वल मैट्रिक्स की कंडीशन पे है। मैट्रिक्स इक्वल ऑलरेडी उसने लिख के दिया हुआ है आपको, लेकिन आपको वैल्यू फाइंड करनी है x और y की। ठीक हो गया? तो क्वेश्चन नंबर 3 में और क्वेश्चन नंबर 5 में सेम केस है। इक्वल मैट्रिसेस हैं, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ 2 पार्ट्स हैं इसके, क्वेश्चन नंबर 5 में एक ही क्वेश्चन है। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए टास्क के तौर पर हो जाएगा। ये x + 3 है, 1 है, -3 है, 3y - 4 है। ये फर्स्ट मैट्रिक्स है। इक्वल के उस तरफ 2 1 -3 और 5 है। डिफरेंस यहाँ का और वहाँ का क्या, हमने कहा इक्वल होने चाहिए, तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए। तो ये x + 3 है, उसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री वहाँ 2 है। ये 3y - 4 है और उसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री वहाँ 2 है। इनके अलावा बाकी जो एलिमेंट्स है वो ऑलरेडी इक्वल है, सिमिलर है, नज़र आ रहे हैं आपको। 1 की जगह 1 ही है, -3 के साथ -3 ही है, उसी जैसी वैल्यू है। तो उनको इक्वेट करने की ज़रूरत नहीं है। हम बेसिकली यहाँ अब इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग करस्पॉन्डिंग एंट्रीज। क्यों इक्वेट करेंगे? क्योंकि हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है? तो जो डिफरेंट हैं सिर्फ उन्हीं को इक्वल लिखेंगे, इक्वेट करेंगे, बाकी जो हैं सिमिलर उनको इक्वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा मकसद x और y की वैल्यू फाइंड करना। तो यहाँ x + 3 है, दैट मस्ट बी इक्वल टू 2, एंड 3y - 4 दैट मस्ट बी इक्वल टू 2, क्योंकि वहाँ भी 2 है, वहाँ भी 2 है। तो ये भी एक इक्वेशन बन रही है, ये भी एक इक्वेशन बन रही है। ये आपकी 2 इक्वेशंस हैं। आपका मकसद इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करना। फिलहाल इस क्वेश्चन में जो सिचुएशन मेरे पास बन रही है ये x ही है, साथ में 2 कांस्टेंट हैं, तो 3 यहाँ ऐड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो 2 - 3 कितना होता है -1। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई -1। इसी तरह से सामने वाली उसमें भी अकेला y ही है, साथ में कांस्टेंट्स हैं, तो वो भी इसी तरह से बड़े आसानी से सॉल्व हो सकता है। माइनस का 4 है, उधर जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, 2 + 4 6, तो 3y = 6, y = 6/3। अब 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आंसर आएगा। तो आपको x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि क्या x और y की वैल्यू को दोबारा क्वेश्चन में रिप्लेस करना है, तो उसका जवाब है नहीं जी, आपने वैल्यू रिप्लेस नहीं करनी, क्योंकि आपका काम x और y की वैल्यू फाइंड करने का था, वो हमने फाइंड कर लिया। इक्वल मैट्रिक्स से उसने खुद पहले दिया हुआ है कि इक्वल है, तो जब आप ये वैल्यू वहाँ पुट करेंगे तो ये ऑलरेडी इक्वल ही आएंगे। हाँ, आप अपनी तसल्ली करना चाहते हैं, रफ फर्क में कर लें, ताकि आपको पता चल जाए कि आपने वैल्यूज़ ठीक निकाली है या गलत निकाली है। तो एक तो हमारे पास सोर्स बुक के पीछे जो जवाब दिए हुए वो है, ताकि हमें पता चल जाए हमारा क्वेश्चन ठीक है या गलत है। दूसरा सोर्स इस क्वेश्चन को चेक करने का, वो आपको ये क्वेश्चन खुद ही है। आपने जो वैल्यूज़ ली हैं अपनी तसल्ली के लिए रफ वर्क में पुट करना चाहें पुट कर लें, ताकि तसल्ली हो जाए कि हाँ जो आंसर्स आए हैं वो ठीक है, हमें बुक के पीछे आंसर्स को मैच ना करना पड़े। या यहीं से आपको क्लियर हो जाएंगे कि अगर ये पुट करने से वहाँ 2 आ जाएगा तो ठीक है, यहाँ भी 2 पुट, y की वैल्यू 2 पुट करने से 2 आ जाएगा तो ठीक है, वरना कहीं मिस्टेक की है हमने। क्लियर? हमारे लिए इस क्वेश्चन में तसल्ली है
इसी तरह का इसका सेकंड पार्ट है, यही लेफ्ट हैंड साइड है जो यहाँ थी, आपके सामने है x + 3 1 - 3 और 3y - 4, वहाँ भी वही लेफ्ट हैंड साइड है, जस्ट उसने राइट हैंड साइड में गड़बड़ की है थोड़ी सी। राइट हैंड साइड में जहाँ पहले 2 लिखा था वहाँ y आ गया, यहाँ नीचे 2 लिखा था वहाँ 2x आ गया, बाकी 1 और -3 अपनी जगह ऐसी चीज़ है, इक्वल है तो डेफिनेटली वो इक्वल होंगे। अगेन हमारा काम इक्वेट करना है, हम इक्वेट करेंगे करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को। फोर एक्स एंड वाई, क्योंकि हमारा मकसद x और y की वैल्यू फाइंड करने का है, तो हम इन्हें इक्वेट करेंगे। इधर हमारे पास x + 3 है, इक्वल किसके आएगा, y के। 3y - 4 इस बार किसके इक्वल आएगा, 2x के। पहले इन दोनों को कॉन्स्टेंट्स के इक्वल थे तो बड़ी आसानी से एक अलग सॉल्व कर लिया, दूसरा अलग सॉल्व कर लिया। इस बार थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया हमारे लिए, क्यों, इस पहली इक्वेशन में भी x और y आ रहे हैं, दोनों हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड पर है, एक राइट साइड पर है, इसमें भी दोनों आ रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैं इसको सिर्फ सॉल्व करूंगा तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी, उसको सॉल्व करूंगा तो y की वैल्यू मिल जाएगी। तो ऐसी कंडीशन पे, सिचुएशन पे हम क्या करते हैं, हम दोनों को यूज़ करते हैं। फिलहाल इक्वेशन 1 में आपको x + 3 किसके इक्वल नज़र आ रहा है, y के। इट मीन्स ये आपके पास y की आर्बिट्रेरी वैल्यू है, आरजी वैल्यू जिसे हम कह सकते हैं। तो ये y जो x + 3 के इक्वल है, अगर मैं इसे रिप्लेस कर दूं इक्वेशन नंबर 2 में, तो वहाँ एटलीस्ट y ख़त्म हो सकता है, एलिमिनेट हो सकता है, x रह जाएगा। तो वो जो एलिमिनेशन मेथड है वो हम यहाँ लगा लेते हैं। y की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 थी 3y - 4 = 2x, y की वैल्यू पुट कर दी, क्या वैल्यू थी भला, x + 3, ये x + 3 आ गया, -4 आ गया = 2x आ गया। तो पहले 3 मल्टीप्लाई होगा, 3x + 3 3 9, ये -4 एज इट इज़ आया। अब ये दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं, वो वेरिएबल टर्म है, उसे हम वैसे रहने देते हैं। 9 और 4 को माइनस करेंगे आपस में, तो प्लस का 9 माइनस का 4 प्लस का 5 आपके पास, ये आपका उनका रिजल्टेंट आ गया +5। तो x यहाँ भी है, x वहाँ भी है। दो काम मैं कर सकता हूँ, या तो इस 3x को उधर ले जाऊँ, 5 को यहीं रहने दूँ, या 2x को इधर ले आऊँ, तो मुझे 5 को उधर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो 2x क्योंकि स्मॉलर वैल्यू है 3x की निस्बत, हम 2x को इधर शिफ्ट कर देते हैं, 3x - 2x, और ये 5 उधर चला गया, यहाँ ऐड हो रहा है तो वहाँ जाके क्या होगा, माइनस। तो 3x - 2x x के इक्वल, और ये वैल्यू किसकी आ गई आपके पास, -5 की वैल्यू। तो x = -5, x आ गया। इस x की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे वापस इक्वेशन 1 में, क्योंकि हमने y की वैल्यू वहीं से उठाई थी। दोबारा x की वैल्यू जो हमारे पास अब प्रॉपर आ गई है, इसे वहाँ पुट कर दें तो आपको y की भी प्रॉपर वैल्यू मिल जाएगी। तो वो इक्वेशन थी x + 3 = y, x की जगह -5 पुट किया, -5 + 3 = y। तो -5 + 3 ये आपके पास y की वैल्यू आ गई, तो y = -2। x और y की वैल्यूज हमें मिल गई, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो जैसे यहाँ इक्वल मैट्रिसेस की कंडीशन है, सिमिलरली आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 में भी है। यहाँ भी x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, वहाँ भी x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ भी दो मैट्रिक्स इक्वल है, वहाँ भी दो मैट्रिक्स इक्वल है। तो हमने आपको क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर दिया है। होपफुली अब आप क्वेश्चन नंबर 5 खुद से सॉल्व कर लेंगे। ओके हो गया। इन हेल्प आउट्स की मदद से आपको क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।